जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुधार आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आज का ये वीडियो भी बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि अगर मैं बात करूं आज के इस वीडियो के टॉपिक की, तो देखिए, जहां हम सबसे पहले बात करेंगे महंगाई भत्तों के बारे में। आज कमेंट बॉक्स में हमारे कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की नाराजगी दिख रही है महंगाई भत्तों को लेकर या सरकार के लेकर। अभी तक केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 से बढ़े हुए महंगाई भत्तों की घोषणा नहीं की है। तो यहाँ पर देखिए, इस बात को लेकर भी शंका जताई जा रही है, क्या इस बार भी महंगाई भत्तों को फ्रीज कर दिया जाएगा, जैसे कोरोना काल के 18 महीनों के दौरान केंद्र सरकार ने एरिया जो महंगाई भत्ता था उसको फ्रीज कर दिया था। तो कहीं इस बार भी ऐसा ही तो नहीं हो रहा। तो यहाँ सिर्फ बात कर्मचारी, पेंशनर्स की और फैमिली पेंशनर्स की शंका की नहीं है, उनकी चिंताओं की नहीं है। पर देखिए, कर्मचारी संगठन भी या पेंशनर्स के जो संगठन है वो भी अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो हमारे वेलफेयर को लेकर काम करते हैं उन कार्यों के बारे में भी जानना हमारे लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी शेयर करूंगी आज के इस वीडियो में। इसके साथ साथ हम बात करेंगे 8 सीपीसी में अलाउंसेस के एरियर पर भी संकट है। ना सिर्फ एरियर पर देखिए, एक आर्टिकल की अगर माने तो 8वें वेतन आयोग में एचआरए, टीए, इसके साथ साथ जो हमारी सैलरी या बेसिक में, पेंशन के बेसिक में जो अंतर आने वाला है, क्या उसके एरियर का भुगतान होगा या नहीं। अब ये बात कहां से उठी है, क्यों, इस चिंता की वजह क्या है, चलिए इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये सीधा सीधा हमारी जेब पर असर डालने वाला विषय है। तो ये देखेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे डीएससी कोर्ट केस की। देखिए, ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने सिर्फ 13.6 यानी 13 साल 6 महीने ही डीएससी में सर्विस की है, फिर किन्हीं वजहों से, या एज कंप्लीट होने की वजह से या कोई अदर रीजन की वजह से उन्होंने सर्विस जो है वो छोड़ दी है। अब डीएससी से वो घर पे आ गए हैं, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिली है। क्या ऐसे पेंशनर्स को पेंशन मिल सकती है, ये भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसके साथ साथ हमेशा की तरह मैंने कुछ कमेंट शामिल किए हैं, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आगे वीडियो बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप जरूर से करिएगा, ताकि हर एक कर्मचारी, पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स तक ये जानकारी पहुंच सके। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले बात करते हैं महंगाई भत्तों को लेकर। देखिए, जनवरी 2026 का जो महंगाई भत्ता था वो लेट हुआ है। पिछले 15 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि महंगाई भत्तों की घोषणा सरकार ने नहीं की है। अमूमन मार्च महीने में ये बड़े हुए महंगाई भत्तों की घोषणा हो जाती है। कल वो पूरी डेट वगैरह भी मैंने शेयर की थी एक वीडियो में, जहां मार्च महीने की कौन सी तारीख को ये महंगाई भत्तों का ऐलान हुआ था। लेकिन अब अगर हम बात करें कि ये महंगाई भत्ता जो लेट हुआ है और इसको लेकर प्रयास क्या किए जा रहे हैं, वित्त मंत्री जी को लेटर वगैरह भी लिखे जा रहे हैं, तो चलिए इसके बारे में क्या जानकारी है ये शेयर करती हूँ। देखिए, महंगाई भत्तों की अभी स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, अगर इसके बारे में बात करें तो 1 जनवरी 2026 से हमारे महंगाई भत्तों में जो बढ़ोतरी हो रही थी, होने वाली है, वो अभी पेंडिंग है। इसके साथ साथ अगर नियमों की बात करें तो इसकी घोषणा मार्च के अंतिम सप्ताह में होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है। स्थिति ये बनी हुई है कि 11 अप्रैल तक कोई सरकारी आदेश इसको लेकर नहीं आया है। और रिकॉर्ड, जैसे कि मैंने कहा, कि पिछले 15 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी देरी हुई है। अब इसको लेकर देखिए, 3 बड़ी चिट्ठियां यानी कि 3 मेजर लेटर्स जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखे जा चुके हैं। पहला लेटर है 8 अप्रैल का, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के द्वारा यह लिखा गया है। इसके साथ दूसरा जो लेटर है ये 9 अप्रैल को लिखा गया है, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के द्वारा। और 10 अप्रैल को लिखा गया है भारत पेंशनर्स समाज द्वारा। अब इन तीनों ही लेटर की ये मुख्य मांगे हैं कि तत्काल प्रभाव से डीएडीआर जो है वो जारी किया जाए। अब कर्मचारियों के मन में इसको लेकर भी डर है, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि क्या डीए फ्रीज होगा, क्या कोरोना काल की तरह डीए को रोका जाएगा। यानी ये भी संशय बना हुआ है। जहां कर्मचारी, पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स मांग कर रहे थे 18 महीनों के दौरान जो केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को रोक दिया था, और उसका जो एरियर बन रहा है, जो हजारों में बन रहा है,
उसको रिलीज करने की बात कर रहे थे, उसके बीच सिर्फ 3 महीनों का भी जो एरियर है उसका भी जो है ऐलान केंद्र सरकार नहीं कर रही है। ऐसे में ये चिंता भी होना वाजिब है। आज पेंशनर्स और जो फैमिली पेंशनर्स है, कर्मचारी है, वो यही सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी यानी महंगाई भत्ता बढ़ना ही रुक जाए, जो थोड़ा मोड़ा बढ़ रहा था वो भी रुक जाए और बिल्कुल हमें पेंशन में या सैलरी में नुकसान हो। तो ये चिंता भी सता रही है, इसको लेकर ये लेटर लिखे गए हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि ये कुछ बड़े लेटर्स हैं और इन लेटर का असर जरूर से होगा। उम्मीद यही है, देखिए अभी तक कुछ कैबिनेट मीटिंग की जानकारी तो सामने आ रही है, लेकिन इस मीटिंग में महंगाई भत्तों को लेकर कुछ डिसीजन वगैरह नहीं लिए गए हैं। पर उम्मीद करती हूँ कि 15 अप्रैल से पहले पहले हो सकता है कि केंद्र सरकार इस महंगाई भत्तों की घोषणा कर दे। लेकिन अगर घोषणा हो भी जाती है तो भी जो है एरियर वगैरह का भुगतान इस महीने तो काफी मुश्किल लग रहा है। अगर 20 तारीख से पहले भी अनाउंस हो जाता है, पीआईबी की रिपोर्ट वगैरह आ जाती है, तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले महीने ये पैसा हमारी पेंशन में साथ जुड़कर आएगा या हमें जो है इतने महीनों का एरियर मिलेगा। तो चलिए, जो भी अपडेट होगी वीडियो के माध्यम से मैं शेयर कर दूंगी। अब हमारे कर्मचारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की सबसे बड़ी चिंता कि 8 पे कमीशन में अलाउंसेस के एरियर और इसके साथ साथ जो बेसिक में डिफरेंस हो उसका एरियर का भुगतान होगा या नहीं। और ये चिंता भी बेवजह नहीं है। आज आप अपने जो स्थानीय अखबार है उसमें इसको लेकर, इससे जुड़े हुए जो आर्टिकल्स वगैरह है वो जरूर से पढ़ते होंगे। आज हमारे ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं, रिटायरमेंट के बाद आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं, उसमें भी आपने ये पढ़ा सुना होगा कि देखिए जितना भी वेतन आयोग लेट होगा उसका नुकसान कर्मचारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भुगतना पड़ेगा और फायदा अगर होगा तो वो केंद्र सरकार को हुआ। और ये चिंता बेवजह भी नहीं है। अगर हम नजर डालें 7वें वेतन आयोग पर, तो 7वें वेतन आयोग में देखिए कर्मचारियों के जो अलाउंसेस थे, एचआरए टीए जैसे अलाउंसेस थे, उसके 17 महीनों का जो एरियर था उसका भुगतान अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं किया है, जिसकी मांग बराबर उठाई जा रही है केंद्र सरकार के सामने, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको लेकर कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। और इसी चिंता की वजह से, और जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग स्थानीय अखबारों में भी इसको लेकर जानकारी आ रही है। तो अभी देखिए, आप जो स्क्रीन पर आर्टिकल देख रहे हैं, तो इस आर्टिकल को पढ़ के देखिए, सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यही आ रहा है कि क्या 8वां वेतन आयोग लेट होने से भत्तों का पैसा डूब जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो इसका असर जो है सरकारी कर्मचारियों में डीए, एचआरए और एरियर को लेकर भारी नुकसान होगा, और इसी को लेकर ये आशंका या चिंता है। अब किन भत्तों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, इसके बारे में बात करें तो विशेषज्ञों के अनुसार देखिए इन भत्तों को सीधी तौर पर जो है प्रभावित होना पड़ेगा। यानी सबसे पहले तो डीए, इसमें होने वाली बढ़ोतरी रुक सकती है। एचआरए, नए वेतन आयोग के गठन में देरी से मकान किराए भत्ते का पुनः निरीक्षण अटक जाएगा। टीए की बात करें तो देखिए यात्रा भत्ते पर भी नकारात्मक असर संभव है। और अगर एरियर की बात करें तो पिछले बकाया पैसों के भुगतान में लंबी देरी का खतरा भी है। तो कर्मचारियों की मुख्य चिंताएं क्या हैं, इस आर्टिकल के माध्यम से अगर कहूं तो देखिए, नए वेतनमान लागू न होने से वास्तविक आय जो है वो यानी रियल इनकम जो है वो कम हो जाएगी। भुगतान में देरी की अगर बात करें तो एरियर और बढ़े हुए भत्तों का समय पर न मिलना, और इसी को लेकर सरकार की ओर से स्पष्टता न होने के कारण कर्मचारियों में गुस्सा है या कहीं ना कहीं असंतोष देखा जा रहा है। अब कर्मचारियों या एम्प्लॉइज की मांग क्या है, जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन जो तो हो ही गया है, लेकिन इसके साथ साथ ये कब से लागू माना जाएगा इसकी घोषणा होनी चाहिए। इसका सरकार को आगे आके इसके बारे में आश्वस्त करना चाहिए। कर्मचारियों, पेंशनर्स और जो एसोसिएशंस हैं उनको सरकार आश्वासन दे कि चाहे वेतन आयोग कितना भी लेट होता है, लेकिन इसको लागू माना जाएगा 1 जनवरी 2026 से। और अगर ऐसा सरकार कहती है तभी हमें अलाउंसेस वगैरह का या हमारी पेंशन की या सैलरी के बेसिक में जो डिफरेंस होगा इसका एरियर मिलेगा। क्योंकि आज देखिए, इस आर्टिकल की भी माने अगर या विशेषज्ञों की जो चिंता है उसकी भी देखें तो वह यही चिंता जता रहे हैं कि अगर वेतन आयोग लेट तो है ही, लेकिन अगर केंद्र सरकार इसको मानने के लिए इस डेट पर सहमत नहीं होगी, यानी 1 जनवरी 2026 से, टेक्निकली जिस दिन से 8वां वेतन आयोग शुरू हो ही गया है, पर अगर इस दिन को नहीं मान रही है और जब जिस दिन इसकी सिफारिशें वगैरह आती है, कैबिनेट की मंजूरी मिलती है, उस दिन से इसको लागू करने का डिसीजन लेती है, तो जो है इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को होगा। सरकार इसको लेकर फायदे में ही जाने वाली है। तो यही यहाँ पर स्थिति बनी हुई है कि
सरकार अपनी तरफ से अटल है और जो एसोसिएशन है, चाहे कर्मचारियों के हैं चाहे पेंशनर्स के, वो अपनी तरीके से प्रयास कर रहे हैं सरकार पर दबाव डालने की। तो ये कुछ अपडेट थी 8वें वेतन आयोग को लेकर। अब आने वाले दिनों में इससे जुड़ी हुई कोई अपडेट होगी तो वीडियो के माध्यम से मैं जरूर से शेयर कर दूंगी। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं महंगाई डीएससी कोर्ट केस की। देखिए, कुछ दिनों पहले यानी कि 24 मार्च को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डीएससी कोर्ट केस का जो जजमेंट था उसको रिलीज कर दिया था। उसके बाद ऐसे पेंशनर्स थे जिन्होंने डीएससी में सर्विस की थी, 14.9 साल से लेकर 15 साल के अंदर अंदर की जिनकी सर्विस थी, उन्होंने तो खुशियां मनाई है, उनको पेंशन वगैरह ग्रांट हो रही है। अब यहाँ पर असमंजस की स्थिति थी 13.6 वाले पेंशनर्स के लिए। अब इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि मैम हमने डीएससी में सर्विस की थी और 13 साल और सिर्फ 6 महीने सर्विस थी, तो हम क्या कोर्ट केस करें या ना करें, जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं। तो ऐसे सभी पेंशनर्स को पे लिए मैं कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल आप केस कर सकते हैं। जिन्होंने भी डीएससी में 13.6 महीने के लिए सर्विस की है वो केस कर सकते हैं। पहले जहां सरकार ने माननीय कोर्ट ने 12 महीनों का जो है वो मंजूर किया था, वहीं अब 6 महीने और बढ़ाकर 18 महीनों का हो गया है। तो 18 महीनों की भी देरी जो है स्वीकार्य है, मतलब कमी भी स्वीकार्य है। तो बिल्कुल अब 13.6 महीने वाले जो है वो भी केस कर सकते हैं। और ऐसे कोई भी पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स है, वो मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फैमिली पेंशनर्स इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसी फैमिली पेंशनर्स हैं जिनके हस्बैंड ने 15 साल डीएससी में कंप्लीट नहीं किए थे और उसके पहले वो घर पर आ गए थे, लेकिन पेंशन नहीं मिल रही थी। अभी उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनकी अगर कोई फैमिली पेंशनर्स है वो भी केस कर सकती है। तो अगर इस बारे में और राय चाहिए या आपको केस वगैरह की जानकारी चाहिए, आपको केस करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, तो हमारा जो एक लीगल व्हाट्सएप ग्रुप है जहां हम हमारे पेंशनर फैमिली पेंशनर्स को लीगल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसमें आपका नाम दर्ज करा के इससे जुड़ी हुई जानकारी जो है वो ले सकते हैं। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए एक दो कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला कमेंट है सीपी ग्राम को लेकर, और ऐसे हर एक वीडियो में मैं इस सीपी ग्राम से जुड़ी हुई जानकारी जरूर से शेयर करूंगी, क्योंकि हमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जहां हमारे पेंशनर फैमिली पेंशनर से लिखते हैं कि मैम सीपी ग्राम की वजह से हमें बहुत मदद मिली है। तो देखिए, यहाँ हमारे एक पेंशनर लिखते हैं कि मैडम मैं 2014 में रिटायर हुआ हूँ और मेरा सीपी ग्राम में कंप्लेन दिया, इसको कैसे करना है इसके बारे में आप मुझे हेल्प करिए। देखिए, सीपी ग्राम पर कैसे कंप्लेन करना है इसके बारे में अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के माध्यम से आपको इसकी जानकारी मिलती है कि आपको सीपी ग्राम पर कैसे कंप्लेन करनी है। बेहद ही आसान तरीका, सीपी ग्राम के टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके आपकी कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। आप आपकी कंप्लेन कॉल पर ही सुनाएंगे, वो लिखेंगे और इसके साथ आपके सर्विस से जुड़ी हुई कुछ जानकारी वो मांगेंगे, वो लिख लेंगे। सही तरीके से आपकी कंप्लेन और रजिस्टर करेंगे लिखकर, फिर आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा, वो टोकन नंबर आप लिखकर रख लीजिए। उसी से आपकी कंप्लेन जो है वो ट्रेस होगी। ओआरओपी नहीं मिला है, एरियर नहीं मिला है, एमएससीपी को लेकर दिक्कत है, ऐसे सारे मामलों में आप जो है सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। चलिए, सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैडम जी इस बार भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है उसका पेमेंट नहीं हुआ है क्या, बताइएगा इसके बारे में। हर बार तो 28 मार्च से पहले आ जाता था। देखिए, इस बार बहुत सारे ऐसे पेंशनर फैमिली पेंशनर्स ने ये कंप्लेन की है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा जो है वो अप्रूव हो गया था, क्लेम अप्रूव हो गया था, लेकिन इसके बावजूद ये पैसा नहीं मिला है। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको केएसबी की साइट पर जाकर ऑनलाइन इसको लेकर ग्रेवेंस देना है। केएसबी बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है, जल्दी आपको इसका रिप्लाई भी मिल जाएगा कि इसका पैसा आपको कब तक आएगा। काफी हद तक ये मुमकिन है कि जून तक आपको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे जानकारियां सामने आ रही हैं कि फंड वगैरह की कमी की वजह से रुका हुआ है अभी, जिनको भी ये पैसा नहीं मिला है। तो हो सकता है कि जून के बाद इसका भुगतान फिर से शुरू हो जाए, या तब तक इंतजार करिए, या एक बार आप भी इसको लेकर ग्रेवेंस देकर देख सकते हैं। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।